एक बार फिर आपका स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम बात करेंगे धातु युग के बारे में। नवपाषाण युग के अंतिम चरण से धातु तांबे का व्यवहार आरंभ हुआ। कालांतर में कांसा और लोहे से भी लोग परिचित हुए, अतः पाषाण युग के पश्चात धातु युग का प्रारंभ हुआ। धातु युग क्रमानुसार तीन कालों में विभक्त है: ताम्र युग, कांस्य युग, लोहा युग। इन्हीं तीन चरणों में मानव सभ्यता का उदय हुआ। ताम्र युग। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अतिरिक्त भारत में उत्तरी गंगा घाटी एवं गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के स्थलों से ताम्र उपकरण जैसे हाथी की कुल्हाड़ी, मत्स्य भाले, मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन उपकरणों को गंगा घाटी ताम्र निधि के नाम से पुकारा जाता है। कांस्य युग। मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान एवं सिंध घाटी में कांसे के उपकरण मुख्यतः व्यवहार में लाए जाते थे। इसी से इस युग को कांस्य युग का नाम दिया गया है। ताम्रयुगीन कांस्य संस्कृति के स्थान कांस्ययुगीन शहरों की स्थापना कर दी। भारत में इसी युग में हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता का उदय एवं विकास हुआ। भारत में प्रथम बार शहरी सभ्यता की स्थापना सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान हुई थी। लौह युग। मानव सभ्यता के विकास क्रम में लौह का प्रयोग मनुष्य ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास सीख ही लिया था, परंतु उस समय इसका प्रयोग कुछ समुदाय तक ही सीमित रहा। एशिया माइनर तुर्की की हिट्टाइट जाति ने लोहे के निर्माण की तकनीकी खोज निकाली तथा इसके साथ ही लोहे की ढलाई का कार्य 1400 ईसा पूर्व के लगभग प्रारंभ हो गया। 1200 ईसा पूर्व तक फिलिस्तीन, तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक तथा यूनान के निवासी लोहे का औजार उपकरणों का प्रयोग करने लगे। इस प्रकार 1200 ईसा पूर्व से लोहा युग प्रारंभ हुआ। भारत में लोहा युग का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। सुप्रसिद्ध पुराविद हिलर की मान्यता है कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन ईरान के हाखामनी शासकों द्वारा किया गया। इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वानों को इसे लाने का श्रेय प्रदान करते हैं, किंतु यह मत समाचीन नहीं लगता। यूनानी साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कारीगर लोहा उपकरणों का निर्माण करने में सकुशल थे। ऋग्वेद में ऐशक नामक धातु का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसके वास्तविक अर्थ के विषय में मतभेद है। संभवतः यह शब्द सामान्य धातु के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा भारत के आसपास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित थे। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल ईसा पूर्व 1000 से 600 ईस्वी के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। अर्थवेद में लोहाश्यक तथा श्यामाश्यक शब्द मिलते हैं। विद्वानों ने लोहे शब्द को तांबे के अर्थ में तथा श्याम शब्द को लोहे के अर्थ में ग्रहण किया है। इस प्रकार अर्थवेद में उल्लेखित श्याम अशक से तात्पर्य लोहा धातु से ही है। इसके बाद अशक शब्द लोहे का ही पर्याप्त बन गया। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले भारी हलों का उल्लेख मिलता है। इसमें अवश्य ही लोहे के फल लगाए गए होंगे। अर्थवेद में भी लोहे से बने हुए फल का उल्लेख करता है। इस प्रकार साहित्य प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ईसा पूर्व 8वीं सदी में भारतीयों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। सामान्यतः यह माना जाता है कि भारत में आर्यों के आगमन के साथ लोहे का प्रचलन आरंभ हुआ था। हिलर के अनुसार भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन ईरान के हाखामनी शासकों द्वारा किया गया था। विश्व संदर्भ में लोहे युग लगभग 1300 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। भारत में लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अंतरीखेड़ा से प्राप्त हुआ है। हाल के वर्षों में लोहे युग के आरंभ या संबंध चित्रित धूसर मृदभांड से स्थापित किया गया है, जिसमें सबसे पहले अहिच्छक के उत्कृष्ट मृदभांड और उसके बाद हस्तिनापुर के मृदभांड का उल्लेख किया जाता है। इस युग में चाक की सहायता से विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तन
चित्रित धूसर मूर्धभान पीजीडब्ल्यू प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अतः इस संस्कृति को चित्तर धूसर मूर्धभांड की संस्कृति कहा जाता है। मृतक मूर्धभान मूर्धभान संस्कृति क्या है? मूर्धभान का अर्थ है मिट्टी से बने बर्तन। मूर्धभान संस्कृति का नामकरण बर्तनों की विशेषता दर्शाने वाले तत्वों जैसे कि रंग, चित्र, चमक आदि के आधार पर किया जाता है। यही तत्व उस संस्कृति की मुख्य पहचान होती है। चौपनी मांडो इलाहाबाद प्रदेश में विश्व में मृतभांड के प्रयोगों का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर से दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। पश्चिम महाराष्ट्र की चंदोली एवं नेवासा बस्तियों में पाया गया कि कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनके एवं हार पहनाकर उसे दफनाया जाता था। ज्ञात हो कि हड़प्पाई लोगों की भांति अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। कब्र में मिट्टी की हांडियों एवं तांबे के कुछ वस्तु रखी जाती थी जिससे परलोक में मृतक इसका प्रयोग कर सके। अब हम बात करते हैं लोहा प्रयोक्ता संस्कृति के बारे में। चित्तर मृद धूसर मृदभांड संस्कृति पीजीडब्ल्यू संस्कृति भी इसे कहते हैं। उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति एवं दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति है। इन्हें लौह प्रयोगकर्ता संस्कृति भी कहते हैं। पहला, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। धूसर या स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड है। इस संस्कृति के मृदभांड चाक के पहिए से बने हैं। इस संस्कृति की काल अवधि 100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसका विस्तार दोआब सहित ऊपरी गंगा घाटी जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी राजस्थान में मिलता है। दूसरा है उत्तरी काले पॉलिश वाले ओपदार मृदभांड संस्कृति। काले रंग के पॉलिश वाले मृदभांड हैं। इस प्रकार के मृदभांड आरंभ में उत्तरी भारत से मिले थे, इसलिए इसके नाम में उत्तरी शब्द का प्रयोग किया गया है और यही प्रचलन में रह गया। इस संस्कृति के मृदभांड चाक के पहिए से बने हैं। इस संस्कृति की काल अवधि 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसका विस्तार उत्तरी मैदान से मध्य भारत क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ढक्कन, आंध्र प्रदेश में मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये संस्कृति काफ़ी विकसित और फली फूली हुई थी। अब लोह काल का विभाजन हम करना चाहेंगे। लोह काल का विभाजन आपका प्रथम जो चरण है, काल अवधि है, वो है 1300 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। इसमें लोह काल का विभाजन प्रथम चरण को हम रख सकते हैं। इसका विस्तार अत्यंत सीमित क्षेत्र में पिराक, बलूचिस्तान या पाकिस्तान एवं हलूर, कर्नाटक, भारत में हुआ है। दूसरा जो चरण है वो है द्वितीय चरण। ये 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका विस्तार हम लोग संपूर्ण गंगा क्षेत्र एवं कर्नाटक में उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत के कुछ हिस्से में माना जा सकता है। तृतीय चरण जो है 800 से 500 ईसा पूर्व मान सकते हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्र में उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत महापाषाण संस्कृति में ये प्राप्त होता है। गैरिक मृदभांड पात्र OCTP। OCTP का अर्थ है गैरिक मृदभांड पात्र। यह संस्कृति गंगा यमुना दोआब में शुरू हुई थी। विशेष मृदभांड के साथ हस्तिनापुर एवं अंतरीखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। ये हमारा चैप्टर अब समाप्त होता है, जो कि इसके बाद का जो चैप्टर है वो हड़प्पा संस्कृति चलेगा। हम इसमें से कुछ मुख्य पॉइंट आपको नोट करवा देते हैं ताकि आपको आसानी होगा आगे मेन पॉइंट में। सुनिए, ये जो मेन पॉइंट है
जो इस प्रकार है। बागोर जो राजस्थान में है, यहाँ जो मिला है साक्ष्य, वो काफी, जैसे भीलवाड़ा जिले कोठारी तट पर सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल है बागोर। ये महत्वपूर्ण है, ये कभी भी परीक्षा में आ सकता है मेन पॉइंट में। और अहमदगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्थान जो होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से शैलाश्रय समूह के सूक्ष्म पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं, जो पशुपालन एवं प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पाषाण काल महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो है, महाराष्ट्र के लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। हड़प्पाई लोग की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं बनाए करते थे। आहार प्राचीन नाम है ताम्रावती। प्रसत फलक उद्योग के अवशेष यहाँ मिले हैं। दैमाबाद में कांसे की वस्तुओं की प्राप्ति स्थल है। इस काल के लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र के नर्मदा नदी के तट पर स्थित नर्मदा होली में पाए गए हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत के अन्य किसी भी स्थल से नहीं प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण के लोग मातृदेवा की पूजा करते थे तथा वृषभी धार्मिक संप्रदाय के प्रतीक थे। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे। सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों के अवशेष ताम्रपाषाणिक काल में ही मिलते हैं। इसी प्रकार के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। इस समय शवों का संस्कार में घरों के भीतर ही शवों को दफनाया जाता था। ये है मुख्य बिंदु और ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अगले चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता की हम पढ़ाई करेंगे। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।